हेलो प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आज की इस वीडियो में। और इस वीडियो में बच्चों हम कंटिन्यू डिस्कस करेंगे क्लास 11th सोशलॉजी के आपके फाइनल के एग्जाम के लिए। हम अपना दूसरा सैंपल पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो ये वीडियो इसी पेपर के पार्ट 2 की रहने वाली है। ठीक है, आपको मैं बता दूं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इस पार्ट 2 की वीडियो में। इस पेपर का खंड नंबर गा डिस्कस करने वाले हैं। 26 से 32 लघुत्तरीय प्रश्न 4-4 नंबर के, इनको डिस्कस करेंगे। और खंड घा 33 से 35 जो हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 6 नंबर वाले, इनको डिस्कस करेंगे। बाकी खंड का के एमसीक्यू, खंड का के 2 नंबर के क्वेश्चन, इसके लिए पार्ट 1 की वीडियो मैंने बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में और यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, तो सारे बच्चे जाके जरूर से देख लीजिएगा। लास्ट वीडियो यानी कि पार्ट 1 में देख सकते हैं, हमने अपना सेक्शन नंबर ए डिस्कस किया था जिसमें 16 एमसीक्यूज थे और सारे एमसीक्यू बहुत अच्छे थे। और मैंने बच्चों से पूछा था कि आपका स्कोर क्या रहा, तो मोस्ट ऑफ द बच्चों ने पता है क्या आंसर किया, 12 आउट ऑफ मोस्ट ऑफ द बच्चों के आंसर आए थे। 16 में से 12 से प्लस तो मोस्ट ऑफ बच्चों के आई थे। ठीक है, तो काफी अच्छा लगा था ये सुन के। चलिए फिर सेक्शन हमने बी डिस्कस किया था आपके 2 नंबर के क्वेश्चन के। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा पहुंचते हैं सेक्शन नंबर सी की तरफ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पेपर का हमारा खंड सी यानी कि सेक्शन नंबर जो सी है ये शुरुआत हो जाता है। अब इसमें आपके 4 नंबर के हैं, तो वैसे 7 क्वेश्चन, लेकिन 2 क्वेश्चन में अथवा भी है तो आपके 9 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो ये सेक्शन आपका 28 नंबर का। बड़े ध्यान से समझना बच्चों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ये है, भारत में समाज शास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता क्या क्या है। यानी कि आखिर अगर हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के अंदर हम सोशलॉजी को आखिर पढ़ते ही क्यों हैं, क्या रीजन है इसको पढ़ने के। तो भाई एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे रीजन है। कौन कौन से सर जी, देखिए यहाँ पे सबसे पहला रीजन तो ये है कि भारत में देखिए क्षेत्रवाद है, यानी कि बहुत सारे क्षेत्रवाद हैं, बहुत सारे राज्य हैं, हर एक व्यक्ति कहता है कि हमारा क्षेत्र ऐसा है। ठीक है, भारत में भाषावाद है, एक नहीं दो नहीं, संविधान ने खुद 22 भाषाओं को मान्यता दी है और उसके अलावा सैकड़ों अलग भाषाएं बोली जाती है। ठीक है, संप्रदायवाद है, धार्मिकवाद है और जातिवाद है। तो इन सभी प्रकार से जो भी समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती हैं, ठीक है, उन सभी को एक व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए हमें इसका अध्ययन करना आवश्यक है। ठीक है, इसी कारण भारत में विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु समाज शास्त्र का अध्ययन अधिक लोकप्रिय हो जाता है। ठीक है, समाज शास्त्र के अध्ययन से हम एक समाज की दूसरे समाज के साथ में तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही सामाजिक जो गतिशीलता होती है इसके बारे में पता कर सकते हैं और समाज में व्याप्त वर्ग, वर्ण, जातिवाद, इन सभी को और अच्छे से समझा जा सकता है, उनके सिद्धांतों को समझा जा सकता है और उनको नियमित भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों की वजह से हमें समाजशास्त्र की सहायता पड़ती है इंडियन इकोनॉमी में। ओके, आई होप आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है कि समाजों में बहुलताएं एवं असमानताएं स्पष्ट कीजिए। यानी कि समाज में असमानता भी है और बहुलता यानी कि बहुत सारे जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रवाद आदि को मानने वाले लोग भी रहते हैं। तो आ जाइए देखते हैं। देखिए समाजों में बहुलताएं और असमानताएं दोनों ही हैं। कैसे, देखिए एक समाज हमेशा दूसरे समाज से भिन्न ही होता है। ठीक है, आप जिस लोकेलिटी जिस एरिया में रहते हैं उससे आप देखेंगे किसी दूसरे लोकेलिटी दूसरे एरिया का, तो वहाँ का जो समाज है वो हमेशा डिफरेंट होगा आपके समाज से, आपके एरिया के इन्वायरमेंट से। ठीक है, हम एक से अधिक समाज के सदस्य बनते जा रहे हैं और आज के टाइम पे क्या करते हैं, हमें ये भी लगता है कि हम यहाँ पे भी प्रसिद्ध हो जाएं, हमें ये भी लगता है कि हम यहाँ पे प्रसिद्ध हो जाएं, लोग हमें यहाँ पे भी जाने, हमें ये भी लगता है कि हमें लोग यहाँ पे भी जाने। तो आजकल दोहरे समाज की जो संस्कृति है ये ज़्यादा चल रही है। ठीक है, दूसरे समाज में अंतःक्रिया करते हैं और उनकी संस्कृतियों को ग्रहण करते हैं। जैसे मान लेते हैं आप ये इस संस्कृति के, आपको बी संस्कृति अच्छी लग रही है तो आप यहाँ पे जाते हो, उन संस्कृतियों को अपनाते हो, तो आपको लगता है कि अब आप जो दोहरी संस्कृति में शामिल हो गए हो। ठीक है, इस प्रकार आज हमारी संस्कृति एक मिश्रित संस्कृति बनती चली जा रही है। ठीक है, और हमारा समाज जो है वो एक बहुलवादी समाज परिवर्तित होता जा रहा है कि एक ही समाज में वेस्टर्न कल्चर को मानने वाले, इंडियन कल्चर को मानने वाले, अन्य प्रकार के कल्चर को मानने वाले लोग रहते हैं। इसीलिए हमारा समाज आज असमानता समाजों के बीच केंद्र बिंदु है। इनके हमारे समाज में देखा जाए तो असमानता जो है ये केंद्र बिंदु है। जैसे कि समाज में अमीर हैं तो बहुत ही ज्यादा गरीब भी हैं, है ना। एक अमीर वो है जो डेली का 10,000 रुपया कमाता है और एक गरीब वो है जिसको एक टाइम का खाना तक नसीब नहीं होता है। ठीक है,
तो इस प्रकार से समाज में बहुलताएं हैं और असमानताएं हैं। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आई होप अब आप समझ गए होंगे। चलिए, अच्छा ये तो हिंदी में हो गया, अब इंग्लिश में देखो, व्हाट इज नीड टू स्टडी सोशोलॉजी इन इंडिया। तो हमें क्यों, आखिर यानी कि व्हाट नहीं वाई है, तो क्यों हमें नीड है सोशोलॉजी की स्टडी के लिए, तो आप देख सकते हैं। एंड सेकंड कि देयर आर प्रिविलेज एंड इनइक्वालिटीज इन सोसाइटीज, तो कैसे लिखेंगे इसका आंसर, ये रहा, आप देख सकते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। अब इसमें क्या कहा गया है कि उत्पत्ति के आधार पर सामाजिक परिवर्तनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। तो उत्पत्ति के आधार पर सामाजिक परिवर्तनों को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो आंतरिक परिवर्तन, दूसरे बाहरी परिवर्तन यानी कि संरचनात्मक। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आंतरिक के। तो आंतरिक क्या होते हैं, किसी भी समाज में आदर्श तथा मूल्यों में यदि पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन दिखाई पड़े तो उसे आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं। ठीक है, आंतरिक यानी कि अंतर्जात परिवर्तन, इसके जनन स्रोत देश के अंदर होते हैं, जैसे कि संस्कृतिकरण। सिंपल सी बात है, आंतरिक परिवर्तन क्या हो गया, ये बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर समाज के जो आदर्श हैं, जो उसके मूल्य हैं, उसमें ये देखा जाता है कि पिछले टाइम के मुकाबले कुछ अगर बदलाव हुआ है, कुछ नयापन हुआ है, तो इसे आंतरिक परिवर्तन बोलते हैं, और ये किसी एक कंट्री के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद जब हम बात करते हैं बाहरी परिवर्तन की यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन की, तो इसमें क्या होता है कि यदि किसी सामाजिक अंग, जैसे कि समाज का परिवार है, विवाह है, नातेदारी, वर्ग, जातीय संस्थान, समूहों के स्वरूपों और आधारों में परिवर्तन दिखाई देता है, तो उसे बाहरी परिवर्तन बोलते हैं। यानी कि एक समाज के अंग जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, जब इसमें कोई चेंजेस होता है तब इसे बाहरी परिवर्तन यानी कि संरचनात्मक परिवर्तन बोलते हैं। अब बाहरी परिवर्तन, इनका जनन स्रोत देश के बाहर विदेश में पाया जाता है, जैसे कि पश्चिमीकरण। यानी कि देखिए, आंतरिक परिवर्तन में क्या हो गया कि हमारी खुद की जो संस्कृति है उसमें बदलाव आ जाना, ठीक है, उसमें नयापन आना। ठीक है, और जो बाहरी परिवर्तन इसमें क्या होता है, हम रहते तो एक ही समाज में, भारत के अंदर ही रहते हैं, लेकिन हमने जो वेस्टर्न कल्चर है उसको अपनाया हुआ है, तो उससे जो परिवर्तन हमारे समाज में आ रहे हैं, विवाह में, नातेदारी, वर्ग में, परिवार में, उसको बोलते हैं बाहरी परिवर्तन, जिसका स्रोत क्या है, दूसरी कंट्री होती है। ठीक है, तो ऐसे आपको, अब आपको समझ में आ गया होना कि आंतरिक परिवर्तन क्या होते हैं और बाहरी जो संरचनात्मक परिवर्तन है ये क्या होते हैं। ओके, चलिए इंग्लिश में देखेंगे, क्लासीफाई सोशल चेंजेस ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो इंटरनल चेंजेस हैं जो कि खुद के देश के भीतर होते हैं, और एक्सटर्नल चेंजेस है जो कि हमारे देश के बाहर होते हैं। ठीक है, जैसे वेस्टर्न कल्चर हो गया। चलिए अब देखिए, जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था जब लाइव लिया था, कि चार्ल्स कूले के अनुसार जो अंतः समूह है और बाहरी समूह, इसमें अंतर बताया गया है। ठीक है, तो अब उस अंतर को समझने का समय आ चुका है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं अंतः समूह की। ओके, अंतः समूह क्या होता है और बाहरी समूह की। तो अंतः समूह के अंदर क्या है, पर्टिकुलर जब आप किसी एरिया में रहते हैं तो उसी के अंदर की बात हो रही है। तो जब आप एक ही समुदाय में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम भावना पाई जाती है, यानी कि भाईचारे की भावना पाई जाती है। ठीक है, और संबंधों में निकटता होती है, आपस में रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं, तो संबंध काफी अच्छे होते हैं। ठीक है, समूहों के सदस्यों के प्रति त्याग और सहानुभूति की भावना होती है, यानी कि आप अपने समूह के विकास के लिए, किसी भी काम के लिए कुछ त्याग करना पड़े तो आप पीछे नहीं हटते हो, ये भी शामिल है। इसमें सुख और दुख ये आंतरिक भावनाएं होती हैं और मिलजुल कर इसका सामना करते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें बाहरी समूह की, तो ये इसके ठीक उलट है। कैसे, जब हमने अंतः समूह की बात की थी तो हमने क्या बोला था, इसमें हम भावना पाई जाती है, लेकिन बाहरी समूह में हम भावना का अभाव होता है। दूसरा, संबंधों की निकटता होती है, और इसमें क्या होता है, बाहरी समूह में संबंधों में दूरी होती है। अंतः में क्या होता है कि समूह के सदस्य के प्रति त्याग, सहानुभूति की भावना होती है, लेकिन इसमें ये औपचारिक ढोंग होते हैं, करते ये लोग भी हैं लेकिन ढोंग होता है इसमें। ठीक है, अब इसमें सुख दुख आंतरिक भावना होता है, और बाहरी समूह में ये बाहरी रूप होता है। ओके, तो इस प्रकार से अंतः समूह और बाहरी समूह की विशेषता थी। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स कूले, डिफरेंशिएट बिटवीन इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप। तो इन ग्रुप के बारे में आपको ये पॉइंट लिखने हैं और एक्सटर्नल ग्रुप के बारे में ये लिखने हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया बच्चों, श्रम विभाजन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लेबर डिवीजन, और इसके कुछ विभिन्न पहलुओं को ध्यानपूर्वक समझाइए। तो श्रम विभाजन क्या होता है बच्चों, आ जाइए समझते हैं सर जी। देखो, श्रम
विभाजन क्या होता है? सबसे पहला, सभी समाजों में श्रम विभाजन को कुछ प्राथमिकता का रूप है, यानी कि श्रम विभाजन जो है ये प्राथमिक होता है हर एक समाज में। ठीक है, अब श्रम विभाजन के अंतर्गत कार्यों की जो विशेषज्ञता है ये शामिल होती है। स्किल जो है किसी भी काम के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, विभिन्न व्यवसायों को एक उत्पादन प्रणाली के भीतर संयुक्त किया जाता है, यानी कि आपके पास स्किल है किसी भी कार्य की, तो अब आप क्या करोगे, विभिन्न प्रकार के जो व्यवसाय हैं उनको एक उत्पादन प्रणाली के रूप में संयुक्त किया जाएगा। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके जब औद्योगिकरण का विकास हुआ तब श्रम का विभाजन किसी भी प्रकार की उत्पादन प्रणाली की तुलना में अधिक जटिल हो गया। ठीक है, आधुनिक दुनिया में श्रम का विभाजन देखा जाए तो ये अंतर्राष्ट्रीय भी हो चुका है। ठीक है, क्योंकि किसी देश से दूसरे देश में श्रमिक मंगाए जाते हैं। जैसे आपने वो पढ़ा था ना, अमेरिका के कैलिफोर्निया में जो गोल्ड रश हुआ था, ठीक है, तो उससे बहुत सारे चीनियों को अमेरिका में काम करने के लिए मंगाया गया था, है ना। तो वही चीज थी। लिंग को समाज में बुनियादी सिद्धांत के रूप में देखा जाता है। तो श्रम विभाजन में क्या होता है, खास करके जो पुरुष होते हैं उनको ज्यादा यहाँ पे महत्वता दी जाती है, अब महिलाओं को थोड़ी कम दी जाती है। उसके बाद व्यवहार के बारे में सामाजिक अपेक्षाएं प्रत्येक लिंग सदस्य के सदस्यों की उचित मानी जाती है। ठीक है, पुरुष का क्या व्यवहार होगा, महिलाओं का क्या व्यवहार होगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। श्रम विभाजन के बारे में आप क्या बता दोगे कि समाज में जो है श्रम विभाजन की प्राथमिकता होती है, कार्यों की विशेषज्ञता होती है कि किस कौन सा व्यक्ति किस कार्य में विशेषज्ञ है, और उसके बाद में वो अपने हिसाब से किसी भी उत्पादन प्रणाली के रूप में काम करने लगता है। ठीक है, जब औद्योगिकरण हुआ तो अब थोड़ा ये जटिल हो गया, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां उद्योग खुलने लगे। तो इससे क्या हुआ कि श्रम जो था वो इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया था, है ना। ये चीजें थी, और पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता है श्रम विभाजन में, महिलाओं को थोड़ा कम दिया जाता है। ये चीजें हैं बेसिकली। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया ना क्वेश्चन 29। अब इसके इंग्लिश वर्जन की बात करते हैं। तो एक्सप्लेन केयरफुली व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डिवीजन ऑफ लेबर एंड इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। तो इसके बारे में आप देख सकते हैं, ये आंसर लिखेंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30 की। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। समाज शास्त्र में एमिल दुर्खाइम के द्वारा वर्णित दमनकारी कानून और क्षतिपूर्वक कानून, इन दोनों का डिफरेंस कीजिए या फिर वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपका 6 नंबर का भी है बच्चों, बड़े ध्यान से समझना। वैसे तो 4 नंबर में लिया है मैंने, है 6 नंबर का भी। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे बच्चों दमनकारी कानून की। ये क्या होते हैं? दमनकारी समाज में कानून के द्वारा गलत कार्य करने वालों को सजा दी जाती थी, जो एक प्रकार से उसके कृत्यों के लिए सामूहिक प्रतिशोध होता था। अर्थात दमनकारी समाज में कानून के द्वारा जो भी व्यक्ति समाज में गलत करता था उसे सजा दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद आदिम समाज में व्यक्ति पूर्ण रूप से सामूहिकता में लिप्त था, यानी कि जब व्यक्ति का विकास नहीं हुआ था, ठीक है, वो जंगलों में रहते थे या फिर बहुत पुराने टाइम की बात हो रही है, तो उस समय जो व्यक्ति थे वो एक दूसरे से समूह के रूप में काम करते थे, समूह के रूप में अपने आप को स्थापित करते थे। ठीक है, आदिम समाज में व्यक्ति तथा समाज मूल्यों व आचरण की मान्यताओं को संजोए रखने के लिए आपस में जुड़े होते थे। सिंपल सी बात है यार। देखो, सबसे पहले आप ये समझ लो, दमनकारी कानून का सबसे पहला पॉइंट ये आएगा आपका कि आदिम समाज में क्या होता था कि जो भी व्यक्ति होते थे वो एक साथ मिलके रहते थे, कार्य करते थे। ठीक है, और जो भी सामाजिक मूल्य होते थे, आचरण होते, मान्यताएं होती थी, ये सभी इनको आपस में जोड़े रखते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे डेवलप होते चले गए तो यहाँ पे कुछ लोग शोषण करने लगे। अब शोषण करने लगे तो दमनकारी इस समाज में कानून के द्वारा जो भी शोषण करता था किसी का, मतलब कानून के द्वारा नहीं, मतलब कोई भी अगर गलत काम करता था तो कानून उसे सजा देती थी। ठीक है, तो ये दमनकारी कानून था। उसके बाद क्या था? क्षतिपूर्वक कानून। अब ये क्या है भाई? तो देखो, आधुनिक समाज में कानून का मुख्य उद्देश्य अपराधी कृत्यों में सुधार लाना या उसे ठीक करना है। आज के टाइम पे हम क्या देखते हैं कि कानून का मेन काम क्या है कि जो भी अपराधी है उसको सुधारे, उसके कृत्यों को सुधार लाए। ठीक है, आधुनिक समाज में व्यक्ति को स्वायत्त शासन की कुछ छूट है, यानी कि वो अपने ऊपर शासन कर सकता है। इट मीन्स कि वो कुछ भी काम कर सकता है, लेकिन जो देश हित में हो, देश अहित में नहीं। जैसे कोई सांप्रदायिक हिंसा कर रहा है या फिर देश को तोड़ने की बात कर रहा है, तो ऐसे नहीं, मतलब जो ठीक ठाक हो वो काम कर सकता है, व्यापार कर सकता है। ओके, तीसरा, आधुनिक समाज में समान उद्देश्य वाले व्यक्ति स्वैच्छिक रूप से एक दूसरे के करीब आकर संगठन बना लेते हैं। यानी कि कोई भी एक व्यक्ति है, कोई भी व्यापार करता है, अगर उसको व्यापार में लगता है कि ये व्यक्ति मेरे काम आ सकता है, वो उसके साथ में संगठन बना लेते हैं, एक ही जैसे विचार होते हैं तो, है ना।
ये चीज़ें, जैसे कई बार कंपनीज होती हैं, जैसे जो रिलायंस थी और वोडाफोन थी, इसने एक साथ जब मर्जर कर लिया तो क्या हो गया, ये वीआई बना लिया इन्होंने, वोडाफोन आइडिया, इन दोनों मिलकर मर्ज किया तो ये वीआई बना लिया उन्होंने, ठीक है। रिलायंस ने जब मर्ज किया तो उसने जियो बना दिया। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, कि एक साथ दूसरे रखने वाले जो व्यक्ति हैं वो आपस में एक करीबी संगठन भी बना लेते हैं। ओके, तो ये था आपका क्षतिपूर्वक कानून। तो आगे ना समझ में, दमनकारी और क्षतिपूर्वक। आ जाइए आगे देखिए। तो डिस्क्राइब दी ऑपरेसिव एंड डिस्प्रेसिव लॉ बाय एमिल दुर्खाइम इन सोशियोलॉजी। तो डिस्प्रेसिव लॉ क्या होता है और ये क्या है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी इस क्वेश्चन को लेके, और ये तो एक 4 नंबर का सिर्फ एक छोटा क्वेश्चन है। अगले पेपर में 6 नंबर इस क्वेश्चन को समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, क्या कल्याणकारी राज्य की सोच एक मिथ्या या सच्चाई है? अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरण से कीजिए। यानी कि जब हम बात करते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य जो है, इसकी जो सोच है वो सच्चाई है या फिर मिथ्या है, आपका इसके बारे में क्या कथन है? तो इसके बारे में कथन जो है वो कॉल मार्क्स का है। क्या है उनका कथन? वो ये कहते हैं कि कल्याणकारी राज्य के आधार को ना बहुत ही बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है। उनके अनुसार अधिकांश आधुनिक पूंजीवादी राज्य अपने नागरिकों को निम्नतम आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देने में असफल है। यानी कि जिस भी कंट्री ने पूंजीवाद को अपनाया है, ठीक है, उसने नागरिकों को निम्नतम आर्थिक स्वायत्ता, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा ये नहीं दे पाया है, ठीक है। आर्थिक असमानता को कम करने में भी ये सफल नहीं हो पाए हैं। जो भी कल्याणकारी राज्य आज के टाइम पे हैं, ना तो वो रोजगार दे पा रहे हैं, ना तो स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी दे पा रहे हैं, ठीक है, ना ही तो जो अमीरी गरीबी का फर्क है समाज में उसे मिटा पा रहे हैं, ठीक है। बाजार के उतार चढ़ाव से मुक्त स्थायी विकास करने में असफल है। यानी कि एक स्थायी विकास हो जहाँ पे जो बाजार में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, मार्केट नहीं कर सकते हैं, उनके लिए भी विकास ये नहीं कर पाए हैं। अतिरिक्त धन की उपस्थिति तथा अतिरिक्त बेरोजगारी इसकी कुछ अन्य सफलताएं। इनके धन तो बहुत है इनके पास में, ठीक है, और अगर है या नहीं है डज नॉट मैटर, लेकिन ये लोग बेरोजगारी को कम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, और जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी नहीं रख पा रहे हैं अपने पास में। तो ये कहना कि कल्याणकारी राज्य जो है, हाँ, बढ़ा चढ़ा के ये बातें पेश की गई हैं, तो मेरे हिसाब से ये एक मिथ्या है, ठीक है। अब मिथ्या किस आधार पे, तो मैंने ये बातें लिखी हैं। अगर आप कहते हो कि कल्याणकारी राज्य एक सच्चाई है, तो सच्चाई कैसे है, विद फैक्ट आप बताओ, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि भाई मिथ्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और हो सकता है। ओके, आगे, इज द आइडिया ऑफ वेलफेयर स्टेट अ मिथ और रियलिटी? तो कैसे लिखेंगे आप पढ़ सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 32। अब इसमें हमारे 2 क्वेश्चन है। ओके, 32 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सामंती व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? कोई 4 बिंदु लिखिए। तो सामंती व्यवस्था के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, चैप्टर 7 संस्कृतियों का, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं, है ना, हिस्ट्री का। तो उसी की सामंती व्यवस्था को अब आपको यहाँ पे सोशियोलॉजी में उतार देना है। तो कैसे लिखेंगे, देखो, सामंती व्यवस्था, सबसे पहला, सामंती व्यवस्था कहाँ की प्रणाली थी? वो जो जर्मन शब्द था फ्यूड, जमीन का टुकड़ा वगैरह, ये कहाँ के थे? यूरोप की ये प्रणाली थी, ठीक है। यह व्यवसायों के अनुसार पर पदक्रम पर आधारित है। यानी कि व्यवसाय के अनुसार पदक्रम है उस पर आधारित है। अब इसमें 3 वर्ग, एक तो कुलीन है, पादरी है, और एक तीसरा वर्ग। जैसे हमने पढ़ा था ना, कुलीन वर्ग हो गया, जिसे अभिजात वर्ग बोलते, पादरी, पोप वगैरह हो गए। तीसरे वर्ग में कृषिदास वगैरह आ जाते थे, स्वतंत्र कृषक आ जाते थे, है ना। तो ये वही चीज है। अंतिम मुख्य रूप से पेशेवर और मध्यम श्रेणी के लोग आते हैं, जिसकी वजह से हमने देखा था ना कि जो चौथा वर्ग है उसका उदय हुआ था। ओके, प्रत्येक वर्ग ने अपने स्वयं के प्रतिनिधि को चुना हुआ है। किसानों और मजदूरों के पास वोट का अधिकार नहीं था, क्योंकि ये बेसिकली दास होते थे, मेहनत की जागीर पे काम करते थे, कुछ ऐसा वैसा, है ना। तो वही चीज है। तो सोशियोलॉजी में कैसे बोलेंगे, यूरोप की एक प्रणाली है, व्यवसाय के अनुसार पदक्रम है, 3 वर्ग हैं, ठीक है। अंतिम मुख्य रूप से पेशेवर और मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में अपने जो स्वयं के प्रतिनिधि होते हैं वो चुनने का अधिकार है। मजदूर किसानों के पास से वोट नहीं होता है, ऐसी बातें हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन था। अब आती है बात क्वेश्चन 32 के पार्ट 2 की। जनगणनाओं से स्पष्ट होता है कि परिवार लिंगावादी हैं। समझाइए कैसे। तो परिवार लिंगवादी कैसे होते हैं, आ जाइए देख लेते हैं। चलिए देखिए, परिवार लिंगवादी होते हैं, अर्थात
ध्यान से समझना बच्चों। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि आज भी यही विश्वास है कि जो लड़का होता है ये वृद्ध अवस्था में अभिभावकों की सहायता करेगा और लड़की विवाह करके दूसरे के घर चली जाएंगी। इस तरह लड़कियों की उपेक्षा की जाती है। तो लिंगवादी सोच ये क्या कहती है कि आज के टाइम पे जब किसी के घर में लड़का जन्म लेता है तो क्या कहते हैं, चलिए हमारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा आ गया। ठीक है, जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो यही हमारा बच्चा हमारी सहायता करेगा, हमारे लिए मदद करेगा। बेटी पैदा होती तो क्या बोलते हैं, अरे रे 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 कौन सा बोझ आ गया सर पे, अब इसकी शादी करनी पड़ेगी, लाखों पैसा खर्च होगा, रिश्ते चलेंगे इधर उधर। ठीक है, कुछ गलत हो गया तो बातें होगी, बहुत सारी बदनामियां होगी। ऐसे बहुत सारे पूर्वाग्रह आज भी शहरों में तो कम है लेकिन गांव में बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये लड़कियों की उपेक्षा को दर्शाता है। आजकल के टाइम पे इसीलिए जो कन्या भ्रूण हत्या है इसको बढ़ावा मिलता चला जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 लड़कों पर 927 लड़के हैं। अगर हम भारत की बात करें, अगर पूरे भारत में 1000 पुरुष हैं तो मात्र 927 ही फीमेल्स हैं। ठीक है, तो ये इसकी अनुपात को दर्शाता है। समृद्ध राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ पे तो हालत बहुत ही ज़्यादा खराब है। यहाँ पे ये जो 927 का आंकड़ा है ना, ये तो 400-500-600 तक पहुंच जाता है। ठीक है, परिवार प्रत्यक्ष नातेदारी संबंधों से जुड़ते व्यक्ति का एक समूह है। परिवार जो है वो प्रत्यक्ष नातेदारी से जुड़े हुए व्यक्तियों का समूह होता है। नातेदारी बंधन व्यक्तियों के बीच के वह सूत्र होते हैं जो या तो विवाह के माध्यम से या वंश परंपरा के माध्यम से रक्त संबंधियों को जोड़ते हैं, इस प्रकार से। ठीक है, आगे रक्त के माध्यम से, अब देखो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट होगा। रक्त के माध्यम से जो नातेदार होते हैं, इनका जो परिवार होता है ये रक्त मूलक नातेदार होते हैं, और जो विवाह के माध्यम से बने नातेदार होते हैं ये वैवाहिक नातेदार यानी कि विवाह मूलक नातेदार होते हैं। तो रक्त मूलक रक्त के माध्यम से, विवाह मूलक विवाह के माध्यम से, इनको बोलते हैं रक्त मूलक नातेदार और विवाह मूलक नातेदार। तो आपको समझ में आ गया ना बच्चों, परिवार लिंगवादी होते इसके बारे में। अब यहाँ पे ना आपके कुछ एमसीक्यू भी कंप्लीट होंगे। क्या, सबसे पहला तो ये हुआ होगा कंप्लीट कि रक्त मूलक नातेदार क्या होते हैं, विवाह मूलक क्या होते हैं, और साथ ही 2011 की जनगणना के अनुसार क्या लिंग अनुपात है भारत में, और साथ ही कौन से राज्य में सबसे ज्यादा हालत खराब है, तो इन 4 राज्यों में। ओके, तो सेक्शन डी नहीं सी था सर, सी का हमारा 32 कंप्लीट हो गया। इंग्लिश में देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्यूडल सिस्टम, राइट एनी 4 पॉइंट्स। तो फ्यूडल सिस्टम क्या होता है यहाँ से पढ़ सकते हैं। एंड सेंसस मेक इट क्लियर दैट फैमिलीज इज सेक्सिस्ट, एक्सप्लेन। तो कैसे बोलेंगे, ये रहा आपका आंसर, कंप्लीटली पढ़ सकते हैं। ओके, चलिए इस प्रकार से बच्चों इस पेपर का हमारा जो आज का सेक्शन था, सेक्शन नंबर सी, इसके 4 नंबर के टोटल 7 क्वेश्चन अगर अथवा मिला दें तो टोटल 9 क्वेश्चन जो है ये हम यहाँ पे समझ चुके हैं। ओके, अब बात करते हैं अगले सेक्शन की। आर यू रेडी फॉर दैट? शुरुआत किया जाए अगले सेक्शन को। चलिए अब यहाँ पे आ जाता है बच्चों हमारा खंड नंबर डी, यानी कि सेक्शन नंबर डी, जिसमें 6 नंबर के हमारे 3 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की बात। ओके, अब 33 में जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन है बच्चों, यानी कि 33 का पहला पॉइंट, ये बहुत आसान है और इसे ना आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। तो 33 का पहला क्या कहता है, शिक्षा किसे कहते हैं, एजुकेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो देखो भाई, शिक्षा क्या होती है, शिक्षा जो है ये संपूर्ण जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है जिसमें हम सीखते हैं। हमारे अंदर औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की जो भावना है और ये जो संस्थाएं हैं ये शामिल होती हैं। ठीक है, तो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, इसमें हम सीखते हैं और सीखने के संबंध में जो औपचारिक और अनौपचारिक संस्थाएं होती है वो शामिल होती हैं। अब जब हम बात करते हैं कि जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है तो हम ये कैसे बोलते हैं, हम ये कई माध्यम से बोलते हैं। जैसे कि देखिए, शिक्षा स्त्रीकरण के मुख्य अभिकर्ता के रूप में काम करती है। कैसे, देखो शिक्षा जो है सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पे विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में हम जाते हैं। जैसे हमारी जो भी हैसियत है, हमारा जो भी पारिवारिक स्थिति है, सामाजिक स्थिति है, उसके आधार पे कोई गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, कोई प्राइवेट स्कूल में जाता है, कोई स्टेट स्कूल में जाता है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कोई जो क्या बोलते हैं बड़े बड़े विश्वविद्यालय होता है उसमें चला जाता है। ठीक है, और साथ ही
विद्यालय शिक्षा संभ्रांत और सामान्य के बीच विद्यमान भेद को और अधिक गहरा कर देती है। जैसे आप समाज में रहते हो, ठीक है, आपकी जो हैसियत है वो कम है, आप सरकारी स्कूल में जाते हो, आपके बगल में रहने वाला जो व्यक्ति है उसकी हैसियत थोड़ी ज़्यादा अच्छी है तो वो प्राइवेट में चला जाता है। तो इससे क्या होता है, समाज में ना विद्यालय शिक्षा को लेकर जो भेदभाव है वो और बढ़ जाता है। ठीक है, विशेष अधिकार प्राप्त विद्यालयों में जाने वाले बच्चों में आत्मविश्वास आता है, जबकि इससे वंचित बच्चे इसके विपरीत भाव का अनुभव करते हैं। यानी कि विशेष अधिकार प्राप्त जो विद्यालय हैं, जैसे कुछ स्कूल्स होते हैं ना जिसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ क्या नाम है प्रायोरिटीज दी जाती हैं, ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस दी जाती है, किसी का कोई पायलट स्कूल है, किसी का कोई स्कूल है, तो उस स्कूल में जाने वाले बच्चों के अंदर ना एक कॉन्फिडेंस आता है। वहीं जो नॉर्मली स्कूल में जाते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। ऐसे और भी अनेक बच्चे हैं जो विद्यालय ही नहीं जा पाते हैं या फिर विद्यालय जाना बीच में ही छोड़ देते हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। साथ ही लिंग और जातिगत भेदभाव शिक्षा के अवसरों का अतिक्रमण करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि समाज में लड़कियां होती हैं, इनको पढ़ने ही नहीं भेजा जाता उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, वो क्या सोचते हैं, अरे लड़की तो है, शादी वादी हो जाएगी, घर में चौका चूल्हा करेगी, बस। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे ना लड़कियां लड़कों को मुंह तोड़ जवाब दे रही हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, अभी के टाइम पे जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं वो भी तो एक महिला ही है ना, वो राष्ट्रपति पद तक पहुंच चुकी हैं। तो क्या एक लड़की अपने जीवन को विकसित नहीं कर सकती है? वो भी कर सकती है, लेकिन समाज ने पूर्वाग्रह बना रखा है। और पता है ये चीजें वैसे शहर में नहीं है आजकल, ये चीजें गाँव में ज्यादातर होती हैं। ओके, उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जब फसल आ जाती है, खेत में फसल आती है, फसल काटनी होती है, निराई बुआई करानी होती है, तो माता पिता क्या बोलते हैं, अरे कहाँ जाएगा तो छोड़ ना स्कूल, आजा चल खेत में चलते, निराई करेंगे, गुड़ाई करेंगे, आराम से फसल काटेंगे, मस्त। ठीक है, तो ऐसा होता है। कभी कभार क्या होता है कि लड़कियां जो विद्यालय आती भी हैं क्योंकि विभिन्न प्रकार के घरेलू और आमदनी वाले वो कार्य भी करते हैं। अब शिक्षा कई प्रकार की होती है। औपचारिक होती है जैसे कि स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान। अनौपचारिक होती है घर, पड़ोस, पार्क या समाज से मिली हुई शिक्षा। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो अब आपको समझ में आया ना कि शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया कैसे है। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, नगरीय सामाजिक व्यवस्था तथा उनमें सामाजिक परिवर्तनों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो नगरीय सामाजिक व्यवस्था क्या होती है और उनमें जो सामाजिक परिवर्तन होते हैं उसको हमें समझाना है। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना बच्चों। देखिए, नगरीय क्षेत्र और सामाजिक परिवर्तन, बड़े ध्यान से, एकदम ध्यान से। ठीक है, देखो, प्राचीन जो हमारे नगर हैं ये हमारी अर्थव्यवस्था को सहारा देते थे। जैसे कि जो नगर पत्तन के रूप में, बंदरगाह के रूप में इसके किनारे विकसित हुए थे, पत्तन और बंदरगाह के किनारे, तो व्यापार की दृष्टि से इन्हें लाभ होता था। ठीक है, तो जब व्यापार की दृष्टि से लाभ हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि इकोनॉमी में अच्छा खासा इनका कंट्रीब्यूशन रहा था, है ना। जैसे अंग्रेजों ने किया था विकसित, और आपने वो पढ़ा था ना कि मारी नगर, तो कुछ ऐसे ही ये जो हमारे भारत के कुछ नगर थे, जैसे कि धार्मिक स्थल, लाइक देखिए धार्मिक स्थल की बात कर रहे हैं, अजमेर हो गया, उत्तर प्रदेश में वाराणसी हो गया, तो ये प्रसिद्ध रहे थे। ठीक है, नगरीय जीवन और आधुनिकता ये दोनों ही एक ही सिक्के के पहलू हैं। नगर भी समूह पहचान के विकास की प्रतिलिपि करते हैं और प्रजाति, धर्म, जाति, प्रदेश आदि पर आधारित होते हैं। ठीक है, जनसंख्या का घनत्व तो अधिक होने से बहुत सारी समस्याएं पाई जाती हैं। सिंपल सी बात है, नगर है तो नगर में जनसंख्या तो बहुत होगी ही होगी। अब जनसंख्या बहुत है तो समस्याएं भी होंगी, जैसे अप्रवास की समस्या होती है। जितनी जनसंख्या थी उससे ज़्यादा और लोग भी आते चले जा रहे हैं, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, अपराध बढ़ जाता है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं हो पाती, बहुत ही गंदी बस्तियां होती हैं, पानी, सफाई, बिजली का अभाव होता है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब नगर है तो परिवहन तो होगा ही भाई, है ना। तो नगरीय परिवहन की बात आती है तो सरकारी परिवहनों की बजाय जो निजी संसाधन है इनका प्रयोग, जिससे ट्रैफिक बढ़ता है, प्रदूषण की समस्या बढ़ती है, क्योंकि नगर है भाई, सबके पास में अपनी कार, बाइक वगैरह तो होती ही है। ओके, नगरीय आवासीय क्षेत्र सामाजिक सांस्कृतिक पहचान पर आधारित होते हैं। इन पहचानों के बीच तनाव के प्रमुख परिणाम स्वरूप मिश्रित प्रतिवेशी एकल समुदाय में बदल जाते हैं। ठीक है, तथा बस्तीकरण यानी कि घेटोकरण को बढ़ावा देते हैं। साथ ही भद्रीकरण व गेटेड समुदाय हमें आधुनिक पाश्चात्य नगरीय व्यवस्थाओं को देखने को मिलते हैं। सिंपल सी बात है सर, नगर में जो परिवर्तन होते हैं आपको उसे अपने हिसाब से बता देना है, और कुछ जो एक दो पॉइंट मैंने आपको बताया, प्राचीन नगर, आधुनिक नगर,
इनके बारे में आप लिख देना, बस ज्यादा कुछ आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ओके, नगरों में जो परिवर्तन होते हैं समाज में वो आपको बता देने, बस सिंपल सा। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन को इंग्लिश में देखिए। व्हाट इज एजुकेशन? एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो एजुकेशन क्या होता है इसके बारे में आप यहाँ से पढ़िए। ठीक है, और क्या बोलते हैं जो कीज हैं उसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये थे आपके सारे पॉइंट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अर्बन एरिया एंड सोशल चेंजेस क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे किसी अर्बन एरिया में, तो देख सकते हैं आपके सामने ये पॉइंट लिखे हुए हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन 34 की। तो ध्यान से देखना बच्चों, 34 का वैसे जो क्वेश्चन है आपके पेपर में, क्वेश्चन आएगा आपको ना 3 से 4 लाइन का एक गद्यांश दिया रहेगा और उसी गद्यांश से पूछेगा बताइए इसके बारे में। ठीक है, तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन ही बता देता हूँ गद्यांश से अच्छा तो। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन हमने क्या लिया है, चार्ल्स कूले के अनुसार संदर्भ समूह किसे कहते हैं और औपनिवेशिक अवधि तथा समकालीन अवधि में इसकी स्थिति को समझिए। और ये सर जी ध्यान से देखो, पहले तो संदर्भ समूह आपको बताना है, फिर औपनिवेश अवधि में इसकी स्थिति क्या है और वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है ये आपको बतानी है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन है आपके, बड़े ध्यान से समझिएगा। ओके, सबसे पहले बात करेंगे चार्ल्स कूले के अनुसार संदर्भ समूह क्या होता है। ठीक है, देखो, एक व्यक्ति या लोगों का कोई समूह जो किसी तरह दिखने की इच्छा रखते हैं, यानी कि कोई एक व्यक्ति या फिर लोगों का एक समूह जो अपने आप को अलग तरीके की दिखाने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, व्यक्ति या समूह जिनकी जीवन शैलियों का अनुकरण किया जाता है, यानी कि जो जिस व्यक्ति का मतलब किसी व्यक्ति का किसी भी समूह का जब जीवन शैलियों का अनुसरण किया जाता है तब होता है। हम एक संदर्भ में समूह से संबंधित नहीं है लेकिन हम उस समूह के साथ खुद को पहचानते हैं। देखो सिंपल सी बात है, होता यह है कि जैसे आप किसी एक पर्टिकुलर इस एरिया में रहते हो, ठीक है, और एक दूसरा ये बी समूह है, बी एरिया है, तो आप इससे संबंधित तो नहीं हो लेकिन आप इसके जो विचार हैं, ठीक है ना, इस बी के जो विचार हैं उसको अपना रहे हो, उसकी जीवन शैलियों का अनुकरण कर रहे हो। ठीक है, संदर्भ समूह संस्कृति, जीवन शैली, आकांक्षा और लक्ष्य उपलब्धियों के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। ठीक है, तो इस माध्यम से आप बोल सकते हैं कि संदर्भ समूह ये होता है। सिंपल सी बात है भाई, कोई भी एक व्यक्ति या लोगों का समूह जो अलग तरीके की दिखने की इच्छा रखता है, ठीक है, व्यक्ति या वो समूह जो जीवन शैलियों का अनुकरण करता है, ये किसी संदर्भ समूह से संबंधित नहीं है लेकिन ये उसके बारे में खुद को बेसिकली अपने आप को पहचानता है, कुछ ऐसी चीजें हैं। बात करें आधुनिक समय में संदर्भ समूह की, ठीक है, तो क्या होगा, कई मध्यम श्रेणी के भारतीयों ने बिल्कुल अंग्रेज विशेष रूप से महत्वाकांक्षी अनुभाग की तरह व्यवहार करने की इच्छा व्यक्त की है। अगर हम बात करें कि औपनिवेशिक टाइम पे जो संदर्भ समूह थे वो कैसे काम करते थे, तो बहुत सारे मध्यम श्रेणी के लोग, ठीक है, ना ज़्यादा अमीर ना ज़्यादा गरीब, तो इन्होंने क्या किया था, अंग्रेजों जैसा ही व्यवहार करना शुरू कर दिया था। ठीक है, उन्होंने इस प्रक्रिया को प्रस्तुत किया था, यानी कि पुरुष और महिलाओं के लिए इसका अलग अलग प्रभाव पड़ा था कि वो अंग्रेजों की तरह व्यवहार कर रहे थे। अक्सर भारतीय पुरुष ब्रिटिश पुरुषों की तरह कपड़े पहनते थे, उन्हीं की तरह भोजन करते थे। ठीक है, भारतीय महिलाएं अपने तरीके से भारतीय बनी रही, कभी कभी बिल्कुल अंग्रेजी महिलाओं की तरह थोड़ा सा होने की इच्छा तो होती थी लेकिन वह उसे पसंद नहीं करती थी, है ना। तो अंग्रेजों के टाइम पे संदर्भ समूह क्या था, समझ गए अच्छे तरीके से, महिलाओं की भी एक दो बात आ जाएगी और पुरुषों की भी बात आ जाएगी, उनके बातचीत, उनके कपड़े पहनने, भोजन खाने के तरीके, भोजन अन्य प्रकार की उन सारी चीज़ों को ये लोग अपनाते थे। ठीक है, अगर हम बात करें कि वर्तमान में ऐसा क्या है, तो वर्तमान में देखिए क्या है, एग्जाम्पल लेते हैं। एक विपणन प्रक्रिया के रूप में संदर्भ समूह ऐसे होते हैं जो व्यक्तियों के लिए उनकी खरीद या खपत निर्णय के संदर्भों में फ्रेम के रूप में काम करते हैं। ठीक है, कपड़ों को खरीदने, पहचानने के लिए, चुराने में, उदाहरण के लिए हम आमतौर पर अपने आसपास के लोगों जैसे कि मित्र, सहकर्मी समूह या सहयोगियों या फिर स्टाइलिश संदर्भ को संदर्भित करते हैं। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में खेल, संगीत, अभिनय, यहाँ तक कि कॉमेडी सहित विभिन्न क्षेत्रों में एक विविध श्रेणी की हस्तियां पाई जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया विपणन, ये हो गया अन्य प्रकार की सहकर्मी दबाव, किसी के साथियों के किए जाने वाले सामाजिक दबाव को संदर्भित करता है, जैसे किसी कार्य को करना चाहिए कि नहीं, जैसे हमारे जो दोस्त है ना,
वो हमें प्रोत्साहित करते हैं, ओए तुझे ये करना चाहिए, ओए तुझे ये नहीं करना चाहिए, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें इसमें आती हैं। तो विपणन हो गया, संस्कृति हो गई, दोस्त वाली बात हो गई, तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं आपके। ओके, चलिए इसी को इंग्लिश में देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स कूले, व्हाट इज रेफरेंस ग्रुप एंड एक्सप्लेन इट्स पोजीशन इन द कॉलोनियल पीरियड एंड कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड। तो क्या है रेफरेंस ग्रुप, इसके बारे में आप ये पॉइंट पढ़ लीजिए। ठीक है, रेफरेंस क्या है कॉलोनियल पीरियड में, तो उसके बारे में ये पॉइंट पढ़िए। एंड फिर बारी आती है कि इसका रेफरेंस क्या है कॉन्टेम्परेरी वर्ल्ड में, उसके बारे में ये पढ़िए। ठीक है, चलिए और राउंड हमारे 40 मिनट्स हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं इस पेपर के आखिरी क्वेश्चन की। आखिरी क्वेश्चन ये रहा, देखो अब है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें 2 क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना बच्चों। क्वेश्चन में पूछा गया है परंपरा तथा आधुनिकता के विषय में डीपी मुखर्जी के विचारों को उल्लेख कीजिए। ठीक है, क्या बताना है, परंपरा और आधुनिकता के विषय में डीपी मुखर्जी के विचार। ओके, तो परंपरा और आधुनिकता, है ना, तो पहले बात करते हैं परंपरा एवं परिवर्तन पर। ओके, परंपरा एवं परिवर्तन पर डीपी मुखर्जी के विचार। सबसे पहला, डीपी मुखर्जी का मानना यह था कि भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है यही उसका निर्णायक लक्षण है, इसीलिए यह आवश्यक है कि सामाजिक परंपरा का अध्ययन हो। अर्थात डीपी मुखर्जी क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं कि जो भारत की सामाजिक व्यवस्था है उसका निर्णायक लक्षण है। ठीक है, इसीलिए हमें भारत की सामाजिक परंपरा का अध्ययन करना चाहिए। मुखर्जी का मानना है कि अध्ययन जो है वो केवल भूतकाल तक ही सीमित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमें केवल इतिहास को ही पढ़ना चाहिए, बल्कि वह परिवर्तन संवेदनशीलता से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। कि आप इतिहास तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन वो इतिहास आने वाले भविष्य में या फिर परिवर्तन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसीलिए इन्होंने एक टर्म को उजागर किया, जो टर्म था जीवित परंपरा। ठीक है, तो कैसे, इन्होंने कहा जीवित परंपरा जिसने अपने आप को भूतकाल से जोड़ने के साथ साथ वर्तमान के अनुरूप भी ढाला था, इस प्रकार समय के साथ अपने आप को विकसित किया। जीवित परंपरा क्या हो गई कि हमने अपने आप को इतिहास से भी जोड़ा, भूतकाल से भी जोड़ा और वर्तमान में भी अपने आप को जोड़कर उसके हिसाब से काम किया। ठीक है, मुखर्जी ने तर्क दिया कि भारतीय संस्कृति व्यक्तिवादी नहीं है, इसकी दिशा समूह संप्रदाय तथा जाति के क्रियाकलापों द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि हमारी जो संस्कृति है वो व्यक्तिवादित नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारी दिशा जो है, जो समूह है, वो किसी संप्रदाय यानी कि हमारे जो जाति क्रियाकलाप है इनके द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, परंपरा शब्द का मूल अर्थ होता है संचित या प्रेषित करना। परंपरा की मजबूत जड़ें भूतकाल में है और उन्हें कहानियों मिथकों के द्वारा कहकर सुनाकर जीवित रखा गया है। रही बात परिवर्तन की, तो परिवर्तन यानी कि आधुनिकता की बात हो रही है, तो परिवर्तन के इन्होंने 3 सिद्धांत दिए। श्रुति यानी कि व्यक्तिगत, स्मृति यानी कि अनुभव, ठीक है, और अनुभव यानी कि क्रांतिकारी सिद्धांत। ठीक है, तो ये 3 परिवर्तन के सिद्धांत दिए इन्होंने कहा कि भारतीय समाज में परिवर्तन का सर्वप्रथम सिद्धांत सामान्यकृत अनुभव और सामूहिक अनुभव था। डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय संदर्भ में बुद्धि विचार परिवर्तन के लिए प्रभावशाली शक्ति नहीं है, बल्कि यानी कि डीपी मुखर्जी क्या कहते हैं कि भारतीय संदर्भ में अगर हम परिवर्तन की प्रभावशाली शक्ति की बात करें तो वो बुद्धि विचार नहीं बल्कि अनुभव और प्रेम है। ठीक है, और भी 1-2 पॉइंट है जिसे आप पढ़ सकते हैं, बाकी आंसर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ओके, चलिए अब बात करते हैं 35 के सेकंड क्वेश्चन की। ठीक है, भारतीय समाज शास्त्र में ग्रामीण अध्ययन को आगे बढ़ाने में एमएन श्रीनिवास की भूमिका का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों कि ग्रामीण अध्ययन को आगे बढ़ाने में एमएन श्रीनिवास की मुख्य भूमिका। ओके, तो आ जाइए देखते हैं। अब देखिए, जब हम एमएन श्रीनिवास की बात करेंगे तो उसमें लुई ड्यूमो के विचार भी आएंगे। ओके, चलिए सबसे पहले एमएन श्रीनिवास जो है वो गांव के संबंध में क्या बोलते हैं। ठीक है, तो गांव के संबंध में एमएन श्रीनिवास जी बोलते हैं गांव 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वे गांव जिनके क्षेत्रीय कार्यों का निर्जातीय ब्यौरा हो, अर्थात ये बेसिकली उन गांवों को सबसे पहली प्राथमिकता देते हैं जिन गांवों के क्षेत्रीय कार्यों का इन्होंने निर्जातीय ब्यौरा किया हो, यानी कि वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कितने धर्म भाषा जाति आदि को मानने वाले लोग रहते हैं, संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, इनका ब्यौरा तैयार किया हो, उसको बोलते हैं। दूसरा, भारतीय गांव जो है इनके हिसाब से ये सामाजिक विश्लेषण करने के लिए ऐतिहासिक तौर पे
और अवधारणाओं तौर पे ये परिचर्चा किया करते थे। यानी कि दूसरे गांव कौन से हो गए, एक तो हो गए कि निर्जातीय ब्यौरा, दूसरा कि ये भारतीय गांव को कहते हैं कि सामाजिक विश्लेषण करने के तरीके होते हैं। ठीक है, अब इसी मामले में एक व्यक्ति हैं, एक समाजशास्त्री हैं, लुई डियोमो, इनके गांव के बारे में विचारे जाते हैं। उनका मानना क्या था कि अगर हम गांव को एक श्रेणी के रूप में हम व्यक्त करेंगे तो ये गुमराह करने वाली बात होगी, क्योंकि इनका ये मानना था जाति जैसी जो संस्थाएं होती हैं ये गांव की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण होती है। यानी कि जातीय संस्थाएं जो होती है ना वो गांव से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों भाई? क्योंकि लुई डियोमो का मानना ये था कि अगर आप किसी गांव को छोड़ के चले जाते हो तो गांव तो आपका छूट सकता है, लेकिन आपकी जो जातीय संस्थाएं हैं, जो आपकी प्रथा है, वो सदैव आपके साथ में रहती हैं। ठीक है, इसी के बीच डियोमो के इस विचार को श्रीनिवास के द्वारा आलोचना की गई। क्या कहा उन्होंने कहा कि गांव जो है वो एक आवश्यक सामाजिक पहचान है और ऐतिहासिक साक्ष्य ये दर्शाते हैं कि गांव ने अपनी एकीकृत पहचान बनाई है। यानी कि जैसे डियोमो क्या कहते हैं कि जाति ज़्यादा जरूरी है, गांव ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो श्रीनिवास क्या बोलते हैं कि भाई इतिहास में ये देखा गया है कि गांव ने अपनी एक एकीकृत पहचान बनाई है, तो तुम्हारा ये कहना गलत है। साथ ही श्रीनिवास ने लुई डियोमो के इस विचार को कि गांव स्थिर होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, छोटे गणराज्य होते हैं, इसकी आलोचना की। क्यों? क्योंकि श्रीनिवास ने कहा कि वास्तव में गांव में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए हैं। यानी कि लुई डियोमो जब कहते हैं कि गांव स्थिर होते हैं, गांव के लोग आत्मनिर्भर होते हैं, वो अपने निर्णय स्वतंत्र तरीके से लेते हैं, तो श्रीनिवास बोलते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं। ठीक है, गांव जो है वो आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। श्रीनिवास क्या बोलते हैं? गांव आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। विभिन्न प्रकार के यहाँ पे आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संबंधों से क्षेत्रीय स्तर पर प्रभाव पड़ते हैं और ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो कंप्लीटली आत्मनिर्भर नहीं होते हैं। ओके, तो श्रीनिवास का गांव के बारे में क्या दृष्टिकोण था और डियोमो का क्या दृष्टिकोण था, फिर डियोमो की आलोचना कैसे की गई, ये सारे क्वेश्चन थे। ओके, अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के वो यहाँ से देखिएगा, मेंशन डीबी मुखर्जीज व्यूज ऑन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, तो इसके बारे में आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ओके, ये है आपका कंप्लीट आंसर। एंड देन कि एम एन श्रीनिवास का क्या व्यूज था विलेज के ऊपर, एंड लुई डियोमो के क्या विचार थे, व्यूज थे विलेज के ऊपर, एंड श्रीनिवास ने इनके विचार को कैसे क्रिटिसाइज किया, कैसे क्रिटिसिज्म किया, इसके बारे में। ओके बच्चों, ओके, तो फाइनली प्यारे बच्चों, इस तरह से आप सभी ने मेरे साथ मिलके 11th क्लास के सोशियोलॉजी के आपके फाइनल के एग्जाम के लिए जो हमारा दूसरा सैंपल पेपर है उसे अब यहाँ पे बहुत अच्छे से सॉल्व करके समझ लिया है। ठीक है, आप सभी बच्चे बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये अभी दूसरा पेपर हुआ है, अभी ऐसे ही कम से कम 2 सैंपल क्वेश्चन पेपर हम आपको और भी करवाएंगे बहुत अच्छे से सॉल्व। ठीक है, जिससे कि आपके एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी होगी। तो चिंता मत कीजिए, आने वाली वीडियोस को आप सभी बच्चे जरूर से देखिएगा।